हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल मजामा अनलाइक मी। कोरोना वायरस के द्वारा लगाए हुए लॉकडाउन की अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ऐसा गवर्नमेंट की सेट की हुई कॉलर ट्यून बताती है। जितने भी लोग ऑफिसेज में काम करते थे वो लोग अब भी बाहर जाने से डर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कहीं उनको बाहर जाके कोरोना हाय ना बोल दे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब उन लोगों को घर बैठे बैठे बेरोजगार जैसी फीलिंग आने लगी है। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ से मोटो खत्म हो चुका है क्या। हर जगह तो बस कोरोना ही कोरोना है। और इतना ही समझ में आया कि सारे के सारे फसाद की जड़ कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान है। ओनली द ह्यूमन बींग्स। तो क्यों ना आज हम बात करें एनिमल्स की। ह्यूमन बींग्स से हटके सारी पॉलिटिक्स को किनारे रख के चलिए आज बात करते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल प्रोटेक्शन लॉज इंडिया में हैं, कितने ज्यादा हैं कितने कम हैं, सब देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक काम में देरी डेरोगेटरी है क्योंकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन मैंडेटरी है। बात करें अगर एनिमल प्रोटेक्शन की, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्ट्स नहीं हैं। पहला एक्ट जो बनाया गया वो था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। 1960 में ये एक्ट आता है जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें क्रूएल्टी में आती हैं, किस तरह से उन्हें प्रिवेंट किया जाएगा। अगर किसी भी जानवर को किसी भी तरह से परेशान किया जाता है, उसके साथ कोई क्रूएल्टी, कोई क्रूरता, कोई निर्दयता अगर अपनाई जाती है, तो उसके करने पर कौन कौन से पीनल प्रोविजंस हैं, इन सबको बताया गया है। ऐसा भी होता है कि जानवरों की टेस्टिंग भी होती है। जैसे लैब टेस्टिंग अगर करनी होती है, कोई भी वैक्सीन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसमें भी एनिमल्स यूज होते हैं। तो उसका एक रेगुलेटेड वे में यूज हो, इसके लिए भी प्रोविजंस इस एक्ट में मिल जाते हैं। ऐसा भी होता है कि जानवरों को एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आपने सर्कसेस में तो देखा ही होगा। तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए परफॉर्मिंग एनिमल्स रूल्स 2001 में निकाले गए। इवन 2014 में इंडिया पहली एशिया की ऐसी कंट्री बन गया जिसने टेस्टिंग जो कॉस्मेटिक्स की होती है एनिमल्स पर, उसको बैन किया। द ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल्स 1998, ये एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो निकाला गया जस्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एनिमल रिसर्च एंड एनिमल ब्रीडिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी जानवरों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वैक्सीन बनानी हो या कोई भी रिसर्च करनी हो, तो ऐसा होता है कि जानवरों का उसमें भी अब्यूज ना हो, इसके लिए एक कमिटी बनाई गई जिसको कहा जाता है कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, CPCSEA। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत जो सेक्शन 4 है, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन करता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एनिमल वेलफेयर पर प्रोविजंस बनाना है और उन्हें रेगुलेट करना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को अगर हम एज अ पार्टी देखें, अगर हम ये देखें कि अगर वो किसी केस में इन्वॉल्व था, तो एक बहुत ही फेमस केस है AWBI वर्सेस A नागराज एंड अदर्स। ये 2014 का केस है। तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ कि एक जल्लीकट्टू नाम का इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, जो भी इसे कह लें। उसमें एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो स्पोर्ट होता है, इस स्पोर्ट में बैलों को इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया जाता है, फिर उन्हें इंसानों के पीछे दौड़ाया जाता है। ये एक एडवेंचरस स्पोर्ट की तरह लिया जाता है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो ये पाया गया कि ये एनिमल क्रुएल्टी में आ रहा था। बैलों को इतना ज्यादा परेशान किया जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो इंसानों के पीछे भागते थे, और उसे एज अ रिक्रिएशनल पर्पस, उसे एज अ गेमिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था। साथ ही संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 21 है, जो आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ की बात करता है, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी प्राप्त है, ऐसा कोर्ट ने कहा था। बात करें अभी एक रीसेंट केस की, तो केरला में एक ऐसा केस हुआ कि जिसमें हथनी को मार डाला गया था और वो प्रेग्नेंट भी थी। इस केस ने एक नेशन वाइड आउटरीच क्रिएट कर दिया था, और जितने भी सेलिब्रिटीज थे या बाकी जितने भी रेप्यूटेड लोग थे, उन्होंने सबने ट्वीट करना, पोस्ट डालना वगैरह शुरू कर दिया था। मगर धीरे धीरे करके इस बात ने एक कम्युनल कलर पकड़ने की कोशिश की। ऐसा भी हुआ कि लोगों ने इसको कैटेगराइज किया। साथ में ये भी बातें होने लगी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उन लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, वो क्यों अफसोस व्यक्त कर रहे हैं इस हाथी के मरने पर।
मगर देखा जाए तो इसे जनरलाइज करने की, इस तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं थी। वेज वर्सेस नॉन वेज का वॉर बनाना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। देखें अगर हम प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में, तो इसका जो सेक्शन 11 क्लॉज 3 सब क्लॉज ई है, वो इस बात को अलाउ करता है। वो ये कहता है कि अगर किसी भी जानवर को फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यूज किया जा रहा है, जो कि मतलब हम लोग ट्रेडिशनली देखते हैं कि जो जो पर्टिकुलर जानवर यूज होते आ रहे हैं, जैसे चिकन के लिए यूज होता है, मटन के लिए यूज होता है, अगर इस तरह के कॉमन जानवरों को मारा जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि अगर इन जानवरों का कंजम्पशन ज्यादा है, जो चिकन और मटन ये वगैरह सब देखा जाता है, तो इनके लिए इन जानवरों को स्पेशली ब्रीड भी किया जाता है, इनको रियर भी किया जाता है, ताकि इनके स्पेशीज पर कोई ऐसा खास फर्क ना पड़े। एक जो एनवायरमेंटल बैलेंस होता है वो बना रहे, एक नेचुरल बैलेंस बना रहे। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं, अगर किसी भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इनको यूज किया जा रहा है, तो दैट इज परमिसिबल अंडर द लॉ। साथ ही अगर देखें सेक्शन 28, तो सेक्शन 28 में अगर किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए किसी भी जानवर की अगर हत्या की जा रही है, उसे किसी भी वजह से मारा जा रहा है, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उस राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। फॉर इंस्टेंस मुस्लिम्स में ईद उल अजहा आती, या फिर हिंदूज में अगर देखें तो कुछ ग्रुप्स हैं जो काली माँ की पूजा के लिए बलि चढ़ाते हैं, तो वो सब परमिसिबल है अंडर द लॉ, उसे पीनलाइज नहीं किया गया है। सेक्शन 11 जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का, उसमें बाकायदा ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें क्रूएल्टी में आती हैं, जैसे जानवर को मारना, पीटना, उससे जरूरत से ज्यादा काम लेना, उसको खाना पीना ना देना, उसे एक जगह पर बांध करके रखना, उसे कहीं पर भी बंद रखना। इस तरह की जो चीजें जो अनरीजनेबल होती हैं, अगर उस तरह से उसे परेशान किया जाएगा, अगर किसी भी जानवर के साथ कोई भी गंदा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें जानवरों तक का मोलेस्टेशन हुआ है, तो इस तरह की चीजों को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है और जानवरों के राइट्स की बातें की गई। इंडियन पीनल कोड को अगर देखा जाए तो जो धारा 428 है वो मिसचीफ अगेंस्ट एनिमल्स की बात करती है। अगर किसी भी जानवर को जिसकी वैल्यू लगभग 10 रुपए तक है, ये उस टाइम की बात है जब 1860 का पीनल कोड है, इसलिए 10 रुपए की बात की गई है, मगर अब 10 रुपए का कोई जानवर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो लो वैल्यू के जानवर होते हैं उनके साथ अगर किसी भी तरह से कोई मिसचीफ की जाए, उन्हें अगर मारा जाए या किसी भी तरह मतलब जान से मार दे या किसी भी तरह परेशान करे, तो इंसान जो भी इसके लिए पकड़ा जाएगा उस इंसान को लगभग 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, साथ ही उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 429 आईपीसी का सेम बात कहता है, बट फॉर द एनिमल्स हु आर अबव द अमाउंट ऑफ ₹50, अगर 50 रुपए से ज्यादा की कीमत का कोई जानवर है, जो उस टाइम की बात है 1860 की, तो समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो बड़े जानवर होते हैं उसमें हाथी भी इंक्लूड है, घोड़ा, बैल, गाय, ये सब, अगर इनके साथ किसी भी तरह की क्रूएल्टी की जाती है, तो जो भी क्रूएल्टी करता पाया जाएगा उसके ऊपर 5 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, साथ में उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज एक्चुअली कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि उसमें ये बताया गया है कि जितने भी जंगली जानवर हैं उन्हें कैसे रखा जाएगा, अगर वो जू में रखे जा रहे हैं तो वो किन कंडीशंस में रखे जाएंगे, उनके साथ किसी भी तरह से क्रूएल्टी ना हो तो उसके रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि इंसानियत अगर बनाए रखी जाएगी तो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये जरूरी है इंसानियत के भाव को अपने अंदर जिंदा रखें, किसी भी जानवर के साथ, बेजुबान जानवर के साथ ऐसे मत पेश आए जिससे उसे तकलीफ हो। बस इतना कहकर अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। शुक्रिया।